गुड इवनिंग गाइस, क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। बहुत बढ़िया। चलो, चैप्टर नंबर 12 दैट इज फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999, उसके क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं चैप्टर नंबर 12 के। चलिए आइए सीधे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऊपर आते हैं। क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 1? प्रिंटेक्स कंप्यूटर Printex Computer is a Singapore-based company having several business units all over the world. एक कंपनी है Printex Computer जो सिंगापुर की है, जिसके पूरी दुनिया में व्यापार फैला हुआ है। It has a unit for a manufacturing computer printer with its headquarter in पुणे। लो भाई, एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट उनका कहाँ पे है, जो हेडक्वार्टर भी है, जो कहाँ पर है, पुणे में। इट हैज अ ब्रांच इन दुबई, दुबई में भी इन लोगों की ब्रांच है, विच इज कंट्रोल्ड बाय द हेडक्वार्टर इन पुणे, जिसे कंट्रोल कौन करता है, पुणे वाली ब्रांच। ठीक है। व्हाट वुड बी द रेसिडेंशियल स्टेटस अंडर फेमा फॉर द प्रिंटर यूनिट्स इन पुणे एंड दुबई? पुणे और दुबई ब्रांच का क्या रेसिडेंशियल स्टेटस होगा एज पर फेमा? क्वेश्चन क्या है? प्रिंटेक्स यूनिट नाम की एक कंपनी है, कहां की कंपनी है, सिंगापुर की, जिसके अंदर जिसके अंदर एक ब्रांच है पुणे में, जिसका हेडक्वार्टर है पुणे में, और एक ब्रांच कहां पे है, दुबई में। दुबई वाली ब्रांच को कंट्रोल कौन कर रहा है? दुबई वाली ब्रांच को कंट्रोल कर रही है पुणे वाली ब्रांच। दुबई वाली ब्रांच को पुणे वाली जो ब्रांच है वो कंट्रोल कर रही है। पूछ रहे हैं दुबई और पुणे दोनों ब्रांचेस का रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा। तो हमने बोला सर रेसिडेंशियल स्टेटस की बात सेक्शन नंबर 2 करता है हमारे इसमें। सेक्शन नंबर 2 क्या बोलता है कि पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया उसे बोलेंगे जो जो इंडिया में स्टेब्लिश्ड हो। अगर कोई भी यूनिट, ब्रांच, ऑफिस अगर स्टेब्लिश्ड इंडिया में है, भले ही उसे कंट्रोल कोई बाहर का आदमी कर रहा हो, हम उसे क्या बोलते हैं, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। ये जो पुणे वाली ब्रांच है, ये सिचुएटेड ही कहां पर है, इंडिया के अंदर। तो हम क्या बोलेंगे कि पुणे वाली ब्रांच तो क्या हो गई, पीआरआई। साथ ही साथ हम पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया उसे भी बोलते हैं जिसे एक पीआरआई कंट्रोल करता हो। मतलब पुणे वाली ब्रांच किसको कंट्रोल कर रही है, दुबई वाली ब्रांच को, और पुणे वाली ब्रांच क्या है, पीआरआई। सिंस पीआरआई दुबई वाली ब्रांच को कंट्रोल कर रही है, तो ये जो दुबई वाली ब्रांच है ये भी क्या हो जाएगी, पीआरआई, दैट इज पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। क्या लिखा हुआ है आंसर में? एनी ऑफिस, ब्रांच और एजेंसी इन इंडिया इज कंसीडर्ड टू बी रेसिडेंट इन इंडिया। अगर आपका ब्रांच, ऑफिस, एजेंसी इंडिया में है तो उसे पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया मानेंगे, इवन दो दिस इज कंट्रोल और ओन्ड बाय पीआरओआई। भले ही उसे कंट्रोल कोई बाहर वाला भी कर रहा हो, पर अगर सिचुएटेड इंडिया में है तो उसे पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया मानेंगे। इसी वजह से जो पुणे वाली ब्रांच है वो क्या हो गई, पीआरआई, दैट इज पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। बराबर। प्रिंटेक्स कंप्यूटर बीइंग अ सिंगापुर बेस्ड कंपनी वुड बी पीआरओआई। जो प्रिंटेक्स नाम की कंपनी है जो सिंगापुर की है, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं, ना ही क्वेश्चन उसके बारे में पूछ रहा है। क्वेश्चन तो हमसे पुणे और दुबई वाली ब्रांच के बारे में पूछ रहे हैं, तो इन्होंने यही फालतू बात लिख दी, उससे हमें कोई मतलब नहीं। प्रिंटेक्स यूनिट इन पुणे, जो पुणे में यूनिट है, वुड बी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, उसे पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया मानेंगे। हावेवर दुबई branch though not owned but is controlled by Printex unit in Pune which is PRI, hence prima facie it may be possible to hold the view that Dubai branch is also a PRI since पुणे वाली ब्रांच तो सिचुएटेड इंडिया में, इसलिए वो पीआरआई हो गई। जब पुणे वाली ब्रांच एक पीआरआई है और वो दुबई वाली ब्रांच को कंट्रोल कर रही है, तो हम बोलेंगे कि दुबई वाली ब्रांच भी क्या है, पीआरआई, और दोनों ब्रांचेस को हम क्या बोलेंगे कि दोनों भाई पीआरआई, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया माने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, करेंसी का मतलब क्या होता है एज पर फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999? बिल्कुल बेसिक थ्योरी क्वेश्चन। करेंसी का मतलब होता है करेंसी नोट, पोस्टल ऑर्डर, मनी ऑर्डर, चेक, ड्राफ्ट, ट्रेवलर चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट, बिल ऑफ एक्सचेंज, प्रॉमिसरी नोट, क्रेडिट कार्ड या एनी सच इंस्ट्रूमेंट एज मे बी नोटिफाइड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इन सभी को क्या बोलते हैं, करेंसी। Question number 3. Mr. X had resided in India during the financial year 22-23 for less than 182 days. 182 दिन से कम रहे मिस्टर एक्स इंडिया में 2022-2023 के अंदर। He had come to India on April 1, 2023 for business. 1 अप्रैल 2023 को बिजनेस करने के लिए इंडिया में आ गए। He intends to leave the business on 30 अप्रैल 24, 30 अप्रैल 2024 के दिन ये अपना बिजनेस जो है वो उसको बंद कर देंगे और लीव कर देंगे इंडिया को 30 जून 2024 को। 30 जून को इंडिया से बाहर भी चले जाएंगे। What would be his residential status during the year 23-24?
एंड 24-25 अप टू द डेट ऑफ हिज डिपार्चर। आप बताइए कि इन दोनों साल में इनका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या माना जाएगा। तो हमने बोला सर इंडिविजुअल के रेसिडेंशियल स्टेटस की बात कर लेते हैं। अभी क्वेश्चन नंबर 1 में हमने किसकी बात करी थी, इंडिविजुअल के अलावा जो बॉडी कॉर्पोरेट्स होते हैं उनके रेसिडेंशियल स्टेटस की। अब इंडिविजुअल के रेसिडेंशियल स्टेटस की अगर बात करें तो हम ये बोलेंगे कि सर पर्सन विल बी सेड टू बी अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। किसी भी इंडिविजुअल को हम पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया तब बोलते हैं जब वो प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर में मोर देन 182 डेज इंडिया में रिसाइड किया हो। अगर वो 182 दिन से ज्यादा इंडिया में रहा हो पिछले फाइनेंशियल ईयर में, तो हम उसे बोलते हैं कि ये एक पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया है। हालांकि ये 182 डेज वाला रूल अप्लीकेबल नहीं होगा अगर वो इंडिया से बाहर चले जाए किसी स्पेसिफाइड पर्पस के लिए। 3 पर्पस को हम स्पेसिफाइड पर्पस बोलते हैं। एम्प्लॉयमेंट के लिए चले जाए, जॉब करने के लिए चले जाए, एम्प्लॉयमेंट जॉब सेम बात हो गई, बिजनेस करने के लिए बाहर चले जाए, या फिर किसी ऐसे पर्पस के लिए बाहर चले जाए जहां पे ये फिक्स नहीं है कि वो इंडिया में वापस कब आएगा। मतलब कितने सर्टेन पीरियड के लिए बाहर नहीं गया है, वो अनसर्टेन पीरियड के लिए इंडिया से बाहर चला गया है। तो ऐसे केस में हम वो 182 डेज वाला क्राइटेरिया भी मीट नहीं करते हैं। साथ ही साथ ये 182 डेज वाला क्राइटेरिया तब भी अप्लीकेबल नहीं होगा अगर वो बाहर से इंडिया में आ गया है इन 3 कामों के लिए, एजुकेशन, एम्प्लॉयमेंट के लिए, बिजनेस के लिए, या इंडिया में आ गया है अनसर्टेन पीरियड के लिए। तो हम क्या बोल देंगे कि हम तुम्हारा 182 डेज वाला पीरियड चेक नहीं कर रहे, हम तुम्हें डायरेक्टली पीआरआई मान लेंगे। नहीं समझ में आया तो एक बार छोटा सा मैं तुमको फिर से बताने की कोशिश करता हूं। देखो बेसिक क्राइटेरिया क्या है कि आप इंडिया में मोर देन 182 डेज इंडिया में रहे हो, मोर देन 182 डेज इन इंडिया, तो हम आपको क्या बोलेंगे, पीआरआई। अगर यस हुआ तो, अगर नो हुआ तो पीआरओआई, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। हमने बोला यस। फिर मैंने एक बात और बोली कि ये जो 182 डेज वाला क्राइटेरिया है, 182 डेज क्राइटेरिया विल नॉट बी एप्लीकेबल। ये 182 डेज वाला क्राइटेरिया को हम मानेंगे नहीं 2 केसेस में। कौन कौन से 2 केसेस में सर? पहला, ही हैज केम टू इंडिया, वो इंडिया में आया है फॉर 3 स्पेसिफाइड पर्पस, किसी 3 कामों के लिए वो इंडिया में आया है। कौन कौन से 3 काम? पहला एम्प्लॉयमेंट या जॉब, सेकंड बिजनेस या वोकेशन भी जिसे बोलते हैं, या थर्ड फॉर अनसर्टेन पीरियड, पता नहीं है कि इंडिया में कितने समय तक रहेगा। ठीक है, ये 3 चीज है। अगर ये 3 चीजों के लिए, इन 3 पर्पस के लिए आप इंडिया में आए हो, तो हम आपका ये 182 डेज वाला क्राइटेरिया भी चेक नहीं करेंगे। आप पिछले साल में भले 1 दिन भी इंडिया में नहीं रहे हो और इन 3 कामों की वजह से इंडिया में आए हो, तो हम आपको पीआरआई मान लेंगे, हम आपको पीआरआई मान लेंगे। सेम वैसे के वैसे ये 182 डेज वाले क्राइटेरिया को हम नहीं मानेंगे अगर आप इंडिया से बाहर चले जाते हो, गॉन आउट ऑफ इंडिया, गॉन आउट ऑफ इंडिया फॉर 3 स्पेसिफाइड पर्पस, 3 स्पेसिफाइड पर्पस के लिए आप इंडिया से बाहर चले गए अगर, तो कौन कौन से 3 स्पेसिफाइड पर्पस सर? ये वाले, ये एम्प्लॉयमेंट, जॉब या बिजनेस के लिए अगर आप बाहर चले गए तो हम आपको पीआरओआई मान लेंगे, भले ही आप इंडिया में 182 दिन से ज्यादा पिछले साल रहे हो। मतलब आप पिछले साल पूरे साल इंडिया में ही रहे, पूरे 365 दिन, पर इस साल अगर आप जॉब करने के लिए इंडिया से बाहर चले गए तो हम आपको पीआरओआई मान लेंगे। अब आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। अब देखना कि ये क्वेश्चन कितना आसान लगेगा। क्या बोल रहे हैं? मिस्टर एक्स इंडिया में रहे 2022-23 में पूरे साल, ठीक है, नहीं रहे, रिसाइडेड इन इंडिया फॉर लेस देन 182 डेज, 182 दिन से कम वो इंडिया में रहे। ही हैड कम टू इंडिया ऑन अप्रैल 123 फॉर बिजनेस, 1 अप्रैल 2023 को बिजनेस करने के लिए इंडिया में आए। बिजनेस मतलब होता है स्पेसिफाइड पर्पस। ही इंटेंड्स टू लीव द बिजनेस ऑन 30 अप्रैल 2024, 30 अप्रैल 2024 के दिन वो इंडिया छोड़ना चाहते हैं और 30 जून के दिन उन्होंने इंडिया फाइनली छोड़ भी दिया। बोल रहे हैं 2023-24 और 24-25 के लिए रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है? तो हमने बोला सर 2023-24 का रेसिडेंशियल स्टेटस चेक करने के लिए हम चेक करते हैं कि 2022-23 में आप क्या 182 दिन से ज्यादा इंडिया में रहे? जवाब आया नो। क्यों? क्योंकि ये लिखा हुआ है फॉर लेस देन 182 डेज। हमने बोला कि सर आप तो पीआरओआई हो गए,
पर हमने बोला 1 मिनट रुको, अरे माना कि हम 182 दिन से ज्यादा इंडिया में नहीं रहे, पर हम इंडिया में आए हैं 1 अप्रैल 2023 को बिजनेस करने के लिए। बिजनेस मतलब होता है स्पेसिफाइड पर्पस, और जब तुम स्पेसिफाइड पर्पस के लिए इंडिया में आ गए हो 1 अप्रैल 2023 के दिन, तो हम 182 दिन वाले क्राइटेरिया को भूल जाएंगे और तुम्हें पीआरआई मान लेंगे। तो 2023-24 के लिए मिस्टर एक्स को क्या कंसीडर किया जाएगा? पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। फिर आया साल 2024-25, ईयर 2024-25। तो इसके लिए हम चेक करेंगे 2023-2024 में आप कितने समय तक इंडिया में रहे। तो जवाब आया सर मोर देन 182 डेज। क्यों? क्योंकि आप इंडिया में आ गए थे ना 2023-24 में बिजनेस करने के लिए, तो बिजनेस इंडिया में रह के किया आपने, तो 182 दिन से जाता हो, तो वैसे तो आप क्या हो गए? पीआरआई, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। पर क्योंकि आपने इंडिया छोड़ दिया 30 जून 2024 के दिन, बिजनेस भी छोड़ा, इंडिया भी छोड़ा, तो आप क्या चले गए? इंडिया से बाहर चले गए। तो हम आपको क्या बोलेंगे? दैट यू विल बी पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। भले ही आप पिछले साल में 182 दिन से ज्यादा इंडिया में रहे हो, हमें उससे कोई मतलब नहीं। ठीक, यही बात यहां पर भी लिखी हुई है। 1 अप्रैल 2023 क्योंकि वो बिजनेस करने के लिए इंडिया में आए हैं, तो उन्हें पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया मानेंगे। फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए वैसे तो आप इंडिया में 182 दिन से ज्यादा रहे इंडिया में, तो आप पीआरआई होने चाहिए। बट सिंस आप बिजनेस छोड़ के इंटेंशन है आपका इंडिया से बाहर जाने का और फिर वहीं रहने का, तो हम आपको क्या कंसिडर करेंगे? पीआरओआई। क्वेश्चन नंबर 4, फॉरेन एक्सचेंज का मतलब क्या? फॉरेन एक्सचेंज का मतलब बिल्कुल प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चन। डिपॉजिट, क्रेडिट, बैलेंस पेबल इन एनी फॉरेन करेंसी, ड्राफ्ट, ट्रेवलर चेक, चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट ड्रॉन इन इंडियन करेंसी बट पेबल इन फॉरेन करेंसी, या फिर पेबल इन इंडियन करेंसी ड्रॉन आउटसाइड इंडिया, तो हम उसको क्या बोलते हैं? दैट इट इज अ फॉरेन एक्सचेंज। प्योर थ्योरेटिकल क्वेश्चन, सीधे सीधे याद करना है। क्वेश्चन नंबर 5, ऑथोराइज पर्सन मतलब क्या और करेंसी मतलब क्या? करेंसी अभी हम लोगों ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया। ऑथोराइज पर्सन मतलब क्या? ऑथोराइज पर्सन अंडर फेमा, मतलब ऑथोराइज पर्सन मींस एन ऑथोराइज्ड डीलर, मनी चेंजर या ऑफ शोर बैंकिंग यूनिट या एनी अदर पर्सन एज नोटिफाइड बाय फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट टू डील इन फॉरेन एक्सचेंज। फॉरेन एक्सचेंज आरबीआई जिसे भी ऑथोराइज कर देगी फॉरेन एक्सचेंज से डील करने के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं? ऑथोराइज्ड पर्सन। क्वेश्चन नंबर 6, Mr. L employed as a fashion designer in Elegant Textile Limited, a public limited company in गुरुग्राम इंडिया। मिस्टर एल है जो एक फैशन डिजाइनर है और गुरुग्राम इंडिया में काम करते हैं। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में इंडिया में ही काम कर रहे थे। ही हैड एफिशिएंटली प्रोवाइडेड हिज सर्विस फॉर 183 डेज। लो भाई, पिछले साल 183 दिनों तक इंडिया में रहे, गुड़गांव में उन्होंने अपनी सर्विस दी गुरुग्राम में। 1 अप्रैल 2024 के दिन, 1 अप्रैल 2024 के दिन मिस्टर एच, द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर ऑफ जेफ फैशन लिमिटेड, एक जेफ फैशन लिमिटेड नाम की कंपनी है, उसके एचआर मैनेजर मिस्टर एच जो पेरिस की कंपनी है, उन्होंने कांटेक्ट किया और बोला कि भाई हमारे पास आ जाओ, हम तुमको पेरिस में अच्छी नौकरी और अच्छा पैसा देंगे। ऑन 2 अप्रैल 24, 2 अप्रैल 2024 के दिन मिस्टर एल ने इंडिया छोड़ भी दिया और चले गए कहाँ? पेरिस में। 30 अप्रैल 2024 को वो 10 दिनों के लिए फैमिली फंक्शन के लिए इंडिया में मनाली में आए। पूछ रहे हैं कि वो जो 10 दिनों के लिए 30 अप्रैल के दिन आए हैं, उस दिन उनका क्या रेसिडेंशियल स्टेटस होगा? 30 अप्रैल 2024 का रेसिडेंशियल स्टेटस पूछ रहे हो, मतलब आप हमसे 2024-25 का रेसिडेंशियल स्टेटस पूछ रहे हो। 24-25 के रेसिडेंशियल स्टेटस के लिए हम 23-24 में आप इंडिया में कितने दिन रहे वो चेक करेंगे। क्या आप इंडिया में 182 से ज्यादा रहे? हमने बोला हाँ, आप तो 183 रहे थे, तो बस फिर आपको पीआरआई बोल दें। हाँ, पीआरआई बोल दो, पर वो 3 चीजें चेक कर लो कि ये इंडिया से बाहर तो नहीं गया है किसी स्पेसिफाइड पर्पस के लिए। हमने बोला हाँ यार, ये तो एम्प्लॉयमेंट करने के लिए, ये तो एम्प्लॉयमेंट के पर्पज से इंडिया से बाहर चला गया, तो हमने बोला कि फिर इस 182 दिनों का कोई मतलब नहीं, और हम आपको क्या बोलेंगे? पीआरओआई। तो अभी आप क्या है? पीआरओआई, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। अब एक कोई पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया इंडिया में आया है फैमिली फंक्शन के लिए, फैमिली फंक्शन कोई स्पेसिफाइड पर्पस तो नहीं, तो भैया पीआरओआई थे, इन 10 दिनों में भी आप क्या रहोगे? पीआरओआई। कोई नई बात आपने नहीं कर दी, ठीक है। दूसरा, सेकेंड क्वेश्चन का सेकेंड पार्ट क्या है? इन केस इंस्टीड ऑफ वेकेशन, लो भाई, छुट्टियां मनाने की बजाय ही जॉइन्स एन एम्प्लॉयमेंट इन इंडियन कंपनी, इंडिया आके उसने क्या करा? इंडियन कंपनी में एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट कर दिया। ओके, आप वैसे तो क्या थे?
PROI, पर आपने आके इंडिया में 3 स्पेसिफाइड काम कर दिए, जिसमें से एक था एम्प्लॉयमेंट, आपने आके इंडिया में क्या कर दिया, एम्प्लॉयमेंट चालू, तो हम आपका स्टेटस PROI से क्या कर देंगे, PRI, कॉन्ग्रेचुलेशंस। क्वेश्चन नंबर 7, Mr. Z resided in India during the financial year 22-23. He left India on 1st August 23 for United States for pursuing higher studies for 3 years. What would be the residential status for 23, 24, 24, 25? 23-24 और 24-25 में रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा? वैसे तो वो 2022-23 में इंडिया में रहे, पर फिर उसके बाद वो कहाँ चले गए, अमेरिका चल गए। उन्हें ऐसा लगा कि ज्यादा अच्छी पढ़ाई अमेरिका में होगी, यहाँ पर नहीं। तो पूछ रहे हैं रेसिडेंशियल स्टेटस 23-24 का। 2023-24 का रेसिडेंशियल स्टेटस देखने के लिए मैं 2022-23 चेक करूंगा कि आप इंडिया में कितने दिन रहे। हमने बोला सर आप रहे 182 डेज इंडिया में रहे क्या? हमने बोला हम तो पूरे साल इंडिया में ही थे। तो आप क्या हो गए 2023-24 के लिए, PRI हो गए। अब एक बार ये चेक कर लो कि क्या आप इंडिया से किसी स्पेसिफाइड पर्पस के लिए बाहर चले गए हो क्या? हमने बोला सर एजुकेशन के लिए गए। तो वैसे तो एजुकेशन उन तीनों की लिस्ट में नहीं आता है, स्पेसिफाइड पर्पस की लिस्ट में वैसे तो एजुकेशन नहीं आता है। तो हम क्या बोलेंगे कि यू आर अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। पहले इतना ही सुन लो। फिर मैंने बोला सर 2024-25 के लिए क्या? तो मैंने बोला 24-25 के लिए 23-24 चेक करो। क्या 23-24 में 182 दिन इंडिया में रहे? हमने बोला नहीं, हम तो अमेरिका में पढ़ाई कर रहे थे। इसका मतलब आप यहाँ तो क्या हो गए, PROI। 24-25 में आप क्या हो गए, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। 24-25 में तो कोई कंफ्यूजन नहीं। सर 23-24 में भी क्या कंफ्यूजन है? वैसे तो कोई कंफ्यूजन नहीं, आप क्या है PRI। क्यों? क्योंकि पिछले साल इंडिया में रहे थे आप 182 दिन से ज्यादा, ना ही स्पेसिफाइड पर्पस के लिए आप बाहर गए। पर इसी बीच में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कूदा और उसने क्या बोला कि भैया तुम्हारे 3 स्पेसिफाइड पर्पस फेमा ने बताए ना, तुम उन्हीं में एक स्पेसिफाइड पर्पस एजुकेशन को भी जोड़ लो, एजुकेशन को भी एक स्पेसिफाइड पर्पस ही मान लो। RBI has clarified that students will be considered as non-resident. This is because usually students start working outside India to take care of their stay and cost of study. वो गए तो पढ़ाई करने के लिए, पर वो अपने रोजमर्रा के खर्चों के लिए वो वहां पे क्या करते हैं, एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट कर देते हैं, कहीं पे पार्ट टाइम काम करना चालू कर देते हैं। सिंस पार्ट टाइम काम चालू करना कर दिया मतलब एम्प्लॉयमेंट हो गया, जॉब हो गया। और एम्प्लॉयमेंट जॉब को तो तुम लोग भी स्पेसिफाइड पर्पस ही बोल रहे हो ना। तो अगर कोई बच्चा बाहर पढ़ने गया है तो तुम उसको क्या मान लेना कि इट इज अ स्पेसिफाइड पर्पस, और तुम उसको PROI की कैटेगरी में ले लेना। तो हम क्या बोलेंगे कि 2023-24 में फेमा के हिसाब से तो तुम PRI हो, हावेवर RBI का जो नोटिफिकेशन आया था उसके हिसाब से हम तुम्हें पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया के नाम से चिढ़ाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8, मिस आलिया एन एयर होस्टेस विद द ब्रिटिश एयरवेज, शी फ्लाइज 12 डेज इन अ मंथ। लो भाई, मिस आलिया है जो ब्रिटिश एयरवेज में एयर होस्टेस है और वो महीने के 12 दिन हवा में रहती है। शी फ्लाइज 12 डेज। वैसे तो महिलाएं ज्यादा समय हवा में रहती है, पर ये कितने दिन रहती है, शी फ्लाइज फॉर 12 डेज इन अ मंथ। 12 दिन ये क्या रहती है, हवा में। एंड देयर आफ्टर टेक्स अ ब्रेक फॉर 18 डेज, और फिर 18 दिन शांत होकर बैठ जाती हैं, 18 दिन ये आराम करती है। ड्यूरिंग द ब्रेक, जो ब्रेक रहता है, शी इज अकोमोडेटेड ऑफ बेस विच इज नॉर्मली द सिटी वेयर द एयरवेज आर हेडक्वार्टर। ये जो 18 दिन का ब्रेक होता है ये कहां पे होता है, ये उस शहर में होता है जहां पे ये एयरलाइन का हेडक्वार्टर होता है। However, for security consideration, कुछ सिक्योरिटी इश्यूज की वजह से शी वॉज बेस्ड ऑन मुंबई, पर कुछ सिक्योरिटी इशू की वजह से उन्हें मुंबई में ठहराया गया। ब्रिटिश एयरवेज का बेस क्या होना चाहिए, ब्रिटेन का कोई सा शहर, लंदन हो सकता है, पर क्योंकि कुछ सिक्योरिटी इशू थे तो उनका बेस लंदन की जगह कहां बना दिया, मुंबई, इंडिया में बना दिया। ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर शी वॉज अकोमोडेटेड इन मुंबई फॉर मोर देन 182 डेज। इन मुंबई के अंदर वो 182 दिन से ज्यादा रही है। व्हाट वुड बी हर रेसिडेंशियल स्टेटस, अब उनका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या होगा, क्या वो 182 दिन से ज्यादा इंडिया में रही है तो आप उसे पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया बोल दोगे क्या आप उसे पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया बोलोगे? हमने बोला हाँ सर, वैसे तो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया ही बोलते हैं, पर क्या आप यहाँ स्पेसिफाइड पर्पस के लिए काम आए थे क्या आपने कोई एम्प्लॉयमेंट वगैरह की यहाँ पे, क्या आपने कोई बिजनेस किया? नहीं, आप तो यहाँ पे क्यों रहे, इमरजेंसी की वजह से, क्योंकि आपके लंदन में कोई सिक्योरिटी इशू थे तो आप मुंबई में रहे। इसके बाद आज से जाने के बाद आप पता नहीं कब मुंबई में आएंगे, इंडिया में आएंगे, तो हम आपको पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया नहीं बोल सकते। यू विल बी क्लासिफाइड एज पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया ओनली। Considering Miss Alia cannot be considered to be an Indian resident,
इवन इफ हर स्टे एक्सीड 182 डेज, भले ही 182 दिन से ज्यादा रहे हो। इफ हाउएवर शी हैज बीन एम्प्लॉयड, अगर वो इंडिया की मुंबई ब्रांच में एम्प्लॉयड होती तो बात अलग होती। ध्यान रखना ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एयर होस्टेस वाला क्वेश्चन, ये स्टूडेंट वाला क्वेश्चन जनरली इंस्टीट्यूट को पसंद आता है। क्वेश्चन नंबर 9, मिस्टर राम सिटीजन ऑफ इंडिया। लो भाई मिस्टर राम है, इंडिया के सिटीजन है, लेफ्ट इंडिया। लो भाई राम भगवान ने ही इंडिया छोड़ दिया, लेफ्ट इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट इन यूएसए, ये भी चले गए अमेरिका में काम करने के लिए 1 जून 2024 को, 1 जून 2024 के दिन ये कहां चले गए, अमेरिका चले गए काम करने के लिए मिस्टर राम। मिस्टर राम परचेज द फ्लैट एट न्यू दिल्ली, उन्होंने न्यू दिल्ली में 15 लाख रुपए का घर खरीदा सितंबर 2024 में, चले गए थे जून में, और वहां से जून के बाद उन्होंने 3 महीने बाद क्या बोला कि मैं सितंबर में एक 15 लाख का घर खरीद रहा हूं दिल्ली में। हिज ब्रदर, उनके भाई मिस्टर गोपाल जो दिल्ली में ही काम करते हैं, ऑल्सो परचेज द फ्लैट इन द सेम बिल्डिंग, सेम बिल्डिंग में उनके भाई ने भी फ्लैट खरीदा, जो भी कितने का था, 15 लाख रुपए का। मिस्टर गोपाल जो उनके भाई हैं, उनका जो फ्लैट है उसे फाइनेंस किया था एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी ने, और उस लोन की गारंटी किसने दी है, राम ने। राम है, राम का भाई है गोपाल, गोपाल ने खरीदा है फ्लैट, और ये फ्लैट लिया है उसने लोन पे एक हाउसिंग फाइनेंस कंपनी से, इस लोन की गारंटी किसने दी है, मिस्टर राम ने। अभी क्लियर हुआ। Examine with reference to the provisions of FEMA 1999 whether purchase of flat and guarantee by Mr. Ram are capital account transaction, क्या ये capital account transaction है और क्या ये transaction permitted है, whether these transactions are being permitted। आपसे पूछ रहे हैं दो सवाल। तो हमने बोला कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है या नहीं है, उसके पहले तो ये बताओ कि कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन होता क्या है। तो मैंने चालू कर दिया कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन बोलना। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन मींस अ ट्रांजैक्शन व्हिच अल्टर द असेट एंड लायबिलिटी इंक्लूडिंग contingent liability outside India of a person resident in India, or a transaction which alter asset and liability of person resident outside India in India। ठीक, पहले तो ये बताओ कि जिस पर्सन के बारे में हम यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, मिस्टर राम, उनका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या है। सर वैसे तो राम भगवान का स्टेटस हमेशा क्या होना चाहिए, पीआरआई, पर हमें भावुक यहाँ पर नहीं होना है, हमें देखना है मिस्टर राम। मिस्टर राम भले ही इंडिया के सिटीजन हो, वो इंडिया में कितने ही समय रहे हो, हमें इस बात पे ध्यान देना है कि उन्होंने एम्प्लॉयमेंट के लिए इंडिया छोड़ा है, और वो कहाँ चले गए, यूएसए में। आप भले ही पिछले साल 182 डेज से ज्यादा रहे हो, पर सिंस आप एक स्पेसिफाइड पर्पज के लिए इंडिया से बाहर गए, तो हम आपको क्या बोलेंगे, दैट यू आर अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया के केस में कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन की डेफिनेशन को देखो, अ ट्रांजैक्शन विच ऑल्टर असेट और लायबिलिटी इन इंडिया ऑफ अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया की अगर कोई असेट या लायबिलिटी ऑल्टर हो रही है इंडिया में, तो उसे कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन मानते हैं। उन्होंने क्या करा, इंडिया न्यू दिल्ली, मतलब इंडिया न्यू दिल्ली के अंदर फ्लैट परचेज करा, जिसकी वजह से उनकी इंडिया में असेट क्रिएट हुई। क्रिएट हुई मतलब क्या हुआ, असेट ऑल्टर हुई। तो पहला ट्रांजैक्शन तो फॉल कर गया कि यस इट इज अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन, जो उन्होंने फ्लैट परचेज किया इट इज अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन। तो पूछ रहे थे कि वेदर परचेस ऑफ फ्लैट एंड गारंटी, तो हमने बोला यार फ्लैट तो क्लियर है, फ्लैट तो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है, एंड गारंटी, क्या गारंटी भी कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है। हमने बोला डेफिनेशन को ध्यान से पढ़ो, यहाँ क्या लिखा है, अ ट्रांजैक्शन विच ऑल्टर असेट और लाइबिलिटी। यहां पे ऑल्टर करने की बात है असेट या लाइबिलिटी की। लाइबिलिटी के अंदर गारंटी, जिसको कॉन्टिंजेंट लाइबिलिटी बोलते हैं, वो नहीं दी हुई है। लाइबिलिटी के अंदर यहाँ पे कंटिंजेंट लाइबिलिटी नहीं दी है। पर आप देखो डेफिनेशन के फर्स्ट पार्ट, जो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया होता है, उसके केस में कंटिंजेंट लाइबिलिटी दी हुई है। पर मिस्टर राम कौन है, मिस्टर राम तो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है, और पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया के केस में कंटिंजेंट लाइबिलिटी एब्सेंट है। तो हम बोलेंगे कि जो गारंटी किसने दी है, जो गारंटी किसने दी है, मिस्टर राम ने मिस्टर गोपाल के लिए, उस गारंटी को कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन कंसीडर नहीं किया जाएगा। क्वेश्चन का सेकंड पार्ट क्या, वेदर दिस ट्रांजैक्शंस आर परमिसेबल, क्या ये ट्रांजैक्शंस परमिटेड है। तो हमने बोला कि हाँ ये दोनों ट्रांजैक्शंस परमिटेड है। वैसे तो सारे कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस प्रोहिबिटेड होते हैं अनलेस परमिटेड, जब तक उन्हें परमिट ना किया जाए। तो हमने जब फेमा की डायरी को खोला तो वहां पर पाया गया कि ये दोनों ट्रांजैक्शन
परचेस ऑफ फ्लैट और गारंटी शेड्यूल नंबर 2 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलाउ किए हुए हैं, तो दोनों ट्रांजेक्शन्स कैसे हैं, परमिसिबल कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन्स माने जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 10, रवि एन इंडियन सिटीजन वर्क्स एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर फॉर एन इंटरनेशनल कंपनी। एक इंटरनेशनल कंपनी के लिए काम करता है, कौन, रवि। ड्यूरिंग द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर रवि रिसाइडेड इन इंडिया फॉर 200 डेज। पिछले साल इंडिया में वो 200 से ज्यादा दिन रहा। हाउएवर इन अप्रैल ही एक्सेप्टेड अ जॉब ऑफर इन कनाडा। लो भाई, पिछले साल तुम कितने ही दिन रहे उससे हमें कोई मतलब नहीं, जब तुमने ये बात कर दी कि तुम्हें इंडिया प्यारा नहीं और तुम जा रहे हो कनाडा जॉब करने के लिए, हम तो तुम्हें पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया ही बोलेंगे। रवि डज नॉट क्वालिफाई एज अ रेसिडेंट। क्यों? क्योंकि आप स्पेसिफाइड पर्पस के लिए इंडिया से बाहर चले गए। क्वेश्चन नंबर 11, टॉय लिमिटेड, ए जापानीज कंपनी हैविंग सेवरल यूनिट्स। लो भाई, क्वेश्चन नंबर 1 जो भी पढ़ा था ना, सेम वैसा का वैसा कि प्रिंटेक्स यूनिट है पुणे में और पुणे वाली यूनिट कंट्रोल कर रही है दुबई वाली यूनिट को। सेम वैसा ही है कि एक मुंबई में ब्रांच है जापानीज कंपनी की और एक सिंगापुर में भी है। जो मुंबई वाली ब्रांच है वो कंट्रोल करती है किसको, रोबोटिक यूनिट, जो कहाँ पे, सिंगापुर में। तो भैया मुंबई वाली ब्रांच और सिंगापुर वाली ब्रांच दोनों की दोनों क्या है, पीआरआई। ये तो पीआरआई इसलिए क्योंकि ये इंडिया में सिचुएटेड है, और ये पीआरआई इसलिए है क्यों, क्योंकि इसे कंट्रोल एक पीआरआई कर रहा है, इसलिए इसे हम क्या बोलेंगे, पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 12, अंडर द ऑस्पिसिटी ऑफ फेमा। लो भाई, फेमा को दिमाग में ध्यान में रखते हुए इन ट्रांजेक्शन्स के बारे में बताओ कि क्या ये ट्रांजेक्शन कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन है या नहीं। वेदर द गिवन सिचुएशन फॉल अंडर कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन और नॉट। मिस्टर एस अ रेसिडेंट इन इंडिया इंपोर्ट मशीन फ्रॉम अ वेंडर इन यूके। लो भाई, यूके के, यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड से एक मशीन इंपोर्ट करी मिस्टर एस ने, तो क्या ये कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन, मतलब क्या ये करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है। हमने बोला करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन की डेफिनेशन क्या, तो बोलो भाई यहाँ तो बहुत अच्छा काम चल रहा है। करंट अकाउंट मींस एनी करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन मींस एनी ट्रांजेक्शन विच इज नॉट अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन नहीं है वो क्या है, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन माना जाएगा। एक मशीन परचेस करी है यूके से, बताओ क्या इसे करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन मानेंगे। हमने बोला देखो वैसे तो जनरल सेंस में हम बात करें तो मशीनरी को हम क्या बोलते हैं कि इट इज अ कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। हम अकाउंट्स में देखते हैं कि मशीन परचेस करी मतलब क्या हो गया, एक आपने असेट परचेस करी, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन होता है। पर फेमा के अंदर ऐसा नहीं होता है। फेमा के अंदर कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन सिर्फ उन्हीं को बोलते हैं जो भी हमने डेफिनेशन के अंदर पढ़े थे, विच ऑल्टर द असेट एंड लाइबिलिटी। यहाँ पे क्या हुआ, देखो भाई, जैसे ही आपके पास मशीनरी आई, मिस्टर एस के पास, इनके पास मशीन आ गई, इधर से इन्होंने क्या कर दिया, पैसा दे दिया, तो यहाँ पे कोई असेट और लाइबिलिटी आपकी ऑल्टर नहीं हुई है। यहाँ पे आपकी कोई भी असेट और लाइबिलिटी क्या है, ऑल्टर नहीं हुई है। और ये जो मशीन आपने परचेस करी है इसे भी हम क्या बोलेंगे कि इट इज अ करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। सेकेंड पार्ट, इंडियन रेसिडेंट इंपोर्ट मशीन। इंडियन रेसिडेंट ने मशीन इंपोर्ट करी यूके से, जिसका क्रेडिट पीरियड कितना है, 3 महीने। लो सही, क्रेडिट पीरियड आ गया 3 महीने, यहाँ तो लाइबिलिटी इनकर हो गई। अरे भैया, शॉर्ट टर्म बैंकिंग नीड्स को क्या, शॉर्ट टर्म बैंकिंग नीड्स को करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन कंसीडर, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन कंसीडर नहीं करते हैं, इसे भी क्या मानेंगे, इट इज ऑल्सो अ करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। शॉर्ट टर्म बैंकिंग एंड क्रेडिट फैसिलिटी आर इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, ये ऑर्डिनरी कोर्स में होते ही हैं और इसे करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन ही ट्रीट किया जाता है। थर्ड, इंडियन रेसिडेंट ट्रांसफर $1000 1000 टू एनआरआई ब्रदर। इंडियन ने अपने भाई एनआरआई जो न्यूयॉर्क में रहता है उसको गिफ्ट दिया $1000 का। फंड जो है वो इंडियन बैंक वाले ने अपने बैंक अकाउंट से सामने वाले के न्यूयॉर्क के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर कर दिए। भैया एक बार बैंक अकाउंट से आपने क्या कर दिए, फंड ट्रांसफर कर दिए, एक बार फंड ट्रांसफर कर दिए। अब ना ये आपको कुछ देगा ना आपको इससे कुछ लेना है, क्यों, क्योंकि गिफ्ट है। यहाँ तो गिफ्ट में तो क्या होता है, आप सामने वाले से कुछ एक्सपेक्ट थोड़ी करते हो। नीदर ऑफ यू ओन एनीथिंग, कोई किसी को कुछ देना नहीं बच रहा है, तो ये भी क्या है, इट इज ऑल्सो अ करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। अगर किसी को कुछ देना बचता, मतलब किसी की लाइबिलिटी आती, किसी को लेना पड़ता, मतलब असेट होती, तो हम उसे बोलते कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं है, तो हम इसे क्या बोलेंगे, CUT, दैट इज कैपिटल करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। क्वेश्चन नंबर 13, मोली रिसाइडेड इन इंडिया फॉर 182 डेज इन प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर 22-23, 2022-23 के दिन 182 दिन तक मोली जो है वो इंडिया में रही। शी वेंट टू यूके ऑन 1 अप्रैल। लो भाई, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक है, 1 अप्रैल 2021 नहीं, इसको कर दो 1 अप्रैल 2023। 1 अप्रैल 2023 के दिन वो कहाँ चली गई, यूके, यूनाइटेड किंगडम में। और इंडिया कब आई, 1 जुलाई 2024 के दिन। ऑन एन एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट फॉर अ ईयर, 1 साल तक वो इंडिया में काम करने के लिए आई है। जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हुआ, शी कंप्लीटेड हर कॉन्ट्रैक्ट एंड इमीडिएटली लेफ्ट इंडिया, और चली गई इंडिया से बाहर।
बताओ इनका रेसिडेंशियल स्टेटस क्या 2023-24 और 2024-25 में। मैंने बोला 2023-24 के स्टेटस के लिए चेक करो 2022-23 में इंडिया में कितने दिन रही, क्या 182 दिन से ज्यादा रही। आपने बोला हाँ। मैंने बोला इतनी जल्दी क्यों करते हो यार, मोर देन 182 डेज की बात है ना, यहाँ पे तो एग्जैक्ट 182 डेज। एग्जैक्ट कितने 182 डेज। लो भाई एग्जैक्ट कितना हो गया 182 डेज। तो हम आपको क्या बोलेंगे, दैट यू आर अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया फॉर द ईयर 2023 एंड 2024। 2024-25 के लिए आपको क्या मानेंगे, तो 2024-25 के लिए चेक करेंगे 2023-24। आप 2023-24 में चेक करेंगे 1 अप्रैल 2023 के दिन वो आ गई थी इंडिया में, मतलब आप 182 दिन से ज्यादा, आप 182 दिन से ज्यादा इंडिया में रहे। 1 अप्रैल 2023 से 1 जुलाई 2024 तक आप कहाँ हो, इंडिया में ही हो। तो आप 182 दिन से ज्यादा रहे 2023-24 में, तो 2024-25 के लिए आपने सेटिस्फाई कर दिया और हम आपको बोलेंगे कि आप 2024-25 में पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया माने जाएंगे। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 के लिए पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया क्यों, क्योंकि आप इंडिया में 182 दिन ही रहे, जबकि आपको 182 दिन से ज्यादा रहना था, मोर देन 182। 24-25 के लिए सिंस आप आ गए थे 1 अप्रैल 2023 के दिन और फिर इंडिया में रहे, तो हम आपको क्या बोलेंगे, दैट यू आर अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14। रेमिटेंस ऑफ यूएस डॉलर। लो भाई फॉलोइंग ट्रांजैक्शंस के लिए क्या आरबीआई की परमिशन लेनी पड़ेगी या परमिट है पे नहीं है, ये पूछ रहे हैं आपसे। रेमिटेंस ऑफ यूएस डॉलर 50,000 आउट ऑफ विनिंग ऑन लॉटरी टिकट। लॉटरी टिकट से 50,000 डॉलर जीते, वो बोल रहे हैं कि हम इंडिया से बाहर भेजना चाहते हैं। हमने बोला सॉरी, ये ट्रांजेक्शन्स हमने प्रोहिबिट कर रखा है। वैसे तो करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन सारे परमिटेड होते हैं अनलेस प्रोहिबिटेड, और ये वाले ट्रांजेक्शन को हमने अलग से प्रोहिबिट ऑलरेडी कर रखा है। आपको लॉटरी से जीता हुआ पैसा आप इंडिया से बाहर रेमिट रिपाट्रिएट नहीं कर सकते। सेकंड, 1 लाख यूएस डॉलर चाहिए आपको कल्चरल टूर पे, आप यूएस जा रहे हैं, यूएसए में कल्चरल टूर करेंगे, उसके लिए 1 लाख डॉलर की जरूरत है। हमने बोला भैया आपको 1 लाख डॉलर क्या, आपको $1 भी अगर चाहिए हो, एक सिंगल डॉलर भी चाहिए हो आपको, सिंगल डॉलर भी, तो मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद आप ये काम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, बहुत बड़ी लॉटरी जीती और उसमें से $20,000 इंडिया के बाहर अपने बेटे को भेजना चाहते हैं। हमने बोला भैया बेटे को भेजना चाहो या बीवी को भेजना चाहो, हमें उससे कोई मतलब नहीं, लॉटरी से जीता हुआ पैसा आप इंडिया से बाहर रेमिट रिपाट्रिएट नहीं कर सकते, दिस इज प्रोहिबिटेड। Mr. Vinod cannot withdraw foreign exchange for this purpose. Question number 2. Mr. Shyam require $5,000 for remittance towards hiring charges of transponders. Transponders के लिए $5,000 चाहिए। हमने बोला मिल जाएंगे, पर सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा, सेंट्रल गवर्नमेंट की परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद आप हायरिंग चार्जेस ऑफ ट्रांसपोंडर्स दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, एक्स अ फिल्म स्टार वांटेड टू परफॉर्म इन न्यूयॉर्क ऑन द ओकेजन ऑफ दिवाली। लो भाई कल्चरल टूर करना चाहते हैं ये भी, और उन्हें $20,000 चाहिए। हमने बोला $20,000 चाहिए हो या $1 चाहिए हो, आपको पहले मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट दैट इज एचआरडी, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी से परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद आप लोगों को ये जितना पैसा चाहिए $20,000 का ये मिलेगा, पर परमिशन पहले लेनी पड़ेगी। सेकंड, आर वांट्स टू गेट इज हार्ट सर्जरी डन एट यूके। लो भाई दिल का मरीज है और बोल रहा है कि हार्ट सर्जरी करवानी है यूनाइटेड किंगडम में, कितने पैसे ले सकते हैं। हमने बोला कि यार $250,000 की एक LRS लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम है, उसके अंदर आप $2.5 लाख तक का जो पैसा है वो बिना आरबीआई से पूछे ले सकते हैं, इतना परमिट करते हैं हम। और हार्ट सर्जरी एक करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है जिसके लिए किसी से पूछने की आपको जरूरत नहीं है। 2,50,000 की लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। क्वेश्चन नंबर 17, एम रिक्वायर 5,000 फॉर हायरिंग चार्ज ऑफ ट्रांसपोंडर। भाई अब फिर से आ गए तुम, हायरिंग चार्जेस ऑफ ट्रांसपोंडर के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछना पड़ेगा, उसके बाद पैसे अलाउ होंगे। 2,000 चाहिए फॉर पेमेंट रिलेटेड टू कॉलबैक सर्विस। हमने बोला सॉरी यार, कॉलबैक सर्विस तो हमने प्रोहिबिट कर रखी है, कॉलबैक सर्विस के लिए किसी से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि इट इज अ प्रोहिबिटेड ट्रांजेक्शन। क्वेश्चन नंबर 18,
1,20,000 चाहिए बाहर पढ़ाई करने के लिए, पढ़ाई करने के लिए चाहिए, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है, कोई दिक्कत नहीं। LRS लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के अंदर 2.5 लाख, 2.5 लाख US डॉलर आपको मिल जाएंगे, कोई समस्या वाली बात नहीं। गिफ्ट रेमिटेंस ऑफ $10,000, 10,000 US डॉलर का आपको गिफ्ट रेमिट करना है। हमने बोला गिफ्ट भी क्या होता है, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन। करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन आर परमिटेड अनलेस प्रोहिबिटेड, और हमने कहीं नहीं पढ़ा कि गिफ्ट को जो है वो प्रोहिबिट कर रखा हो, तो बिल्कुल ये 10,000 भी आप दे सकते हो, पर ध्यान रखना लिमिट कितनी है LRS की, 2,50,000। 19 मिस्टर सुरेश रिसाइडेड इन इंडिया ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 22-23 में इंडिया में रहे मजे से। 15 जुलाई 2023 के दिन स्विट्जरलैंड चले गए पढ़ाई करने के लिए। लो माय गॉड, क्या बोल रहे हैं कि इंडिया में नहीं होती बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई, में तो चला स्विट्जरलैंड। व्हाट वुड बी द रेसिडेंशियल स्टेटस फॉर 23-24 एंड 24-25? मैंने बोला कि ये क्वेश्चन तो सेम वैसा ही है जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 6 पढ़ा था, कि वो आरबीआई ने क्लैरिफिकेशन दिया था, बिल्कुल सेम टू सेम। 2023-24 के लिए वैसे तो आप 2022-23 में इंडिया में पूरे 182 दिन से ज्यादा रहे हो तो पीआरआई होना चाहिए, पर आरबीआई ने नोटिफिकेशन दिया और क्या बोला कि भैया स्टूडेंट को क्या कंसिडर कर लो, PROI, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। रही बात 24-25 की, तो 24-25 के लिए 23-24 चेक किया जाता है। 23-24 में तो आप स्विट्जरलैंड में पढ़ाई कर रहे हो, 24-25 भी क्या हो गया, PROI, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। सेकेंड क्वेश्चन, मिस्टर सुरेश रिक्वायर एवरी ईयर $25,000 एंड $30,000 फॉर इंसिडेंटल एक्सपेंस। बिल्कुल, अब आप स्विट्जरलैंड में पढ़ रहे हो, आपको कोई फ्री में थोड़ी पढ़ाएगा। $25,000 और $30,000, मतलब टोटल $55,000 की आपको वहां पे हर साल जरूरत पड़ती है। क्या यह पैसा मिल सकता है? हमने बोला हाँ भाई, पढ़ाई करना करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है। करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन के लिए LRS दैट इज लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम के अंदर 2.5 लाख US डॉलर, 2.5 लाख US डॉलर अलाउड है, आपको तो 55,000 ही चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 20, मिस्टर मंथन डेप्यूटेड टू इंडिया बाय हिज कंपनी टू डेवलप अ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम। ओके, मिस्टर मंथन है जिन्हें इंडिया में डेप्यूट किया गया है उनकी कंपनी ने कि भैया इंडिया जाओ और 3 साल तक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाओ। ही इज पेड सैलरी टू हिज इंडियन बैंक अकाउंट, इंडियन बैंक अकाउंट में उनको सैलरी भी उनके महीने के आखिरी दिन आ जाती है। ऑन 1 मई 24, मई 2024 के दिन ही वॉन्ट्स टू रेमिट हिज इंटायर सैलरी एंडेड टिल 30 अप्रैल 24। वो बोल रहे हैं कि यार मैं यहाँ क्या करूँ अकेला, मेरे बीवी बच्चे कहाँ पे हैं, मेरे घर पे, जिस कंट्री से मैं आया हूँ वहीं पे, तो मैं अपनी सारी सैलरी, जितना पैसा मैंने कमाया है पूरा का पूरा पैसा मैं अपने घर पे भेजना चाहता हूँ। द वे रेमिटेंस ऑफ द सैलरी में बी डन, आपसे पूछ रहे हैं स्टेट इन द लाइट ऑफ प्रोविजंस, क्या वो अपना पैसा जो है वो जो इन्होंने यहाँ पे इंडिया में डेप्यूटेशन में कमाया है, क्या वो अपनी कंट्री में भेज सकते हैं? हमने बोला हाँ भेज सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, पर ध्यान रहे उसमें से जितना भी टैक्स आपके ऊपर अप्लीकेबल है पहले वो टैक्स का पेमेंट कर दो। कोई प्रोविडेंट फंड का पेमेंट अगर आपका है तो वो पे कर दो। इसके अलावा कोई भी स्टेच्यूटरी ड्यू अगर आपके ऊपर हो तो उन ड्यूज का पेमेंट कर दो। मतलब नेट ऑफ टैक्सेस आप आपकी सैलरी को रेमिट कर सकते हैं, कोई समस्या वाली बात नहीं, प्रोवाइडेड आप पाकिस्तान से नहीं हो। सिर्फ पाकिस्तान से अगर आए हुए होते हो तो वहां पे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछना पड़ता है। यहाँ पे तो पाकिस्तान वाली कोई बात लिखी हुई नहीं है, तो हम क्या बोलेंगे, मिस्टर मंथन कैन रेमिट हिज नेट सैलरी आफ्टर डिडक्शन ऑफ टैक्सेस, कॉन्ट्रीब्यूशन टू PF और एनी अदर डिडक्शन, अगर कोई स्टेच्यूटरी ड्यू आपकी पेंडिंग है तो वो। क्वेश्चन नंबर 21, ABC hired the service of Mr. Taylor the technician from Germany for installation of machine। मशीन इंस्टॉल करने के लिए ABC लिमिटेड ने मिस्टर टेलर को अपॉइंट किया, जिसे $40,000 पे करना है। फ्री में तो काम करेंगे नहीं मिस्टर टेलर। बताइए फेमा एक्ट के हिसाब से क्या ये $40,000 का पेमेंट कर सकते हैं? हमने बोला कि भाई यार आपने मशीन इंस्टॉल करवाने के लिए एक टेक्नीशियन को बुलाया, ये तो होता रहता है, इट इज वेरी मच बेसिक ट्रांजेक्शन, इसे क्या बोलेंगे, कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन। कैपिटल अकाउंट ट्रांजेक्शन आर परमिटेड अनलेस प्रोहिबिटेड, और लिमिट कितनी है LRS की, $250,000 की लिमिट, उसमें से दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं। ये $40,000 किसी से आपको पूछने की जरूरत नहीं है, इट इज अ परमिसिबल ट्रांजेक्शन, नो रेस्ट्रिक्शन इज बीइंग इम्पोज्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसके ऊपर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22, मिलाप लिमिटेड अ कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया। इंडिया की एक कंपनी है मिलाप लिमिटेड, उसने कंसल्टेंसी सर्विस ली एक फ्रांस की कंपनी से सॉफ्टवेयर प्रोग्राम बनाने के लिए। फ्रांस की कंपनी है, सॉफ्टवेयर बनाने की उसने कंसल्टेंसी दी मिलाप लिमिटेड की, जो इंडियन कंपनी है। कंसिडरेशन ऑफ सच सर्विसेज रिक्वायर्ड टू बी पेड इन फॉरेन करेंसी। ऑफ कोर्स वो जो कंपनी है फ्रांस की, वो आपसे रुपीस थोड़ी लेगी, वो तो उनके जो फ्रांस में जो करेंसी चलती होगी वही करेंसी लेगी। कंप्लायंस ऑफिसर ऑफ मिलाप लिमिटेड, ये जो इंडियन कंपनी का कंप्लायंस ऑफिसर है, वो आपसे पूछ रहा है कि यार कितना पेमेंट हम बिना RBI से पूछे उसको दे सकते हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की परमिशन न लेना पड़े, कितना अमाउंट हम दे सकते हैं? हमने बोला कि यार RBI से पूछने की जरूरत नहीं है, RBI ने 10 लाख US डॉलर
10 लाख यूएस डॉलर तक का पेमेंट कंसल्टेंसी सर्विस के केस में अलाउ किया हुआ है। इसके लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पूछने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन क्या था, यू एज अ क्वालिफाइड चार्टर्ड अकाउंटेंट आर रिक्वायर्ड टू एडवाइज द कंप्लायंस ऑफिसर रिगार्डिंग द कंसीडरिंग, क्या पूछ रहे हैं, कंप्लायंस ऑफिसर योर एडवाइस रिगार्डिंग थ्रेशोल्ड लिमिट ऑफ रेमिटेंस दैट कैन बी मेड विदाउट प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई। बिना आरबीआई से पूछा कितना दे सकते हैं, तो हमने बोला बिना आरबीआई से पूछे 10 लाख यूएस डॉलर तक दे सकते हो। क्वेश्चन नंबर 23, एमजेड लिमिटेड नाम की एक लिस्टेड पब्लिक कंपनी है जिसका टर्नओवर है 1000 करोड़ और फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग है 225 करोड़ की। वो चेयर क्रिएट करना चाहती है एक यूएस की रेप्यूटेड यूनिवर्सिटी में। चेयर जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ कंप्यूटर साइंस की रहेगी। बताइए क्या ऐसी चेयर क्रिएट कर सकते हैं। हमने बोला क्या चेयर की क्या बात कर रहे हैं, वहां जाके फर्नीचर की दुकान खोलोगे क्या। मैंने बोला अरे बावली पूछ, चेयर मतलब वो वाली चेयर नहीं, चेयर का मतलब है रिसर्च पोजीशन क्रिएट करना। यूनिवर्सिटी है एक यूएस की, उस रेप्यूटेटेड यूनिवर्सिटी के अंदर ये लोग रिसर्च पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं। तो क्या ये ट्रांजेक्शन अलाउड है, हमने बोला हाँ भाई ये ट्रांजेक्शन आरबीआई ने, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने अलाउ कर रखा है, ये वाला ट्रांजेक्शन आप कर सकते हो। सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज द मैक्सिमम अमाउंट, कितना अमाउंट चेयर क्रिएशन में आप डोनेट कर सकते हो। तो हमने बोला चेयर डोनेशन के लिए, चेयर क्रिएशन के लिए मैक्सिमम अमाउंट होता है फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग। आपने पिछले 3 सालों में जितने भी फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग करी है उसका 1% और 50 लाख यूएस डॉलर विच एवर इज लेस। 1% ऑफ फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग ऑफ लास्ट प्रीसीडिंग 3 फाइनेंशियल ईयर्स और 50 लाख यूएस डॉलर दैट इज 5 मिलियन यूएस डॉलर विच एवर इज लेस। अगर न्यूमेरिकल समझ में नहीं आया वो लिमिट, तो ये लिमिट इसमें समझ में आ जाएगी। मिताली डायमंड लिमिटेड है कंपनी, इंगेज इन द कटिंग पॉलिशिंग ट्रेडिंग। कंपनी एक्सपोर्ट डायमंड टू यूएसए। द फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग ऑफ कंपनी आर एज दिस फॉलोज, पिछले 5 सालों की फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग दी है। कंपनी वांट्स टू गिव डोनेशन ऑफ 10,000 यूएस डॉलर टू इंस्टीट्यूशन विच प्रोवाइड टेक्निकल सपोर्ट एंड ट्रेनिंग। कंपनी जो है वो 10,000 यूएस डॉलर देना चाहती है एक यूएस की इंस्टीट्यूशन को जो डायमंड की टेक्निकल सपोर्ट प्रोवाइड करवाती है, मतलब चेयर क्रिएट करना चाहते हैं वहां पे। दिस विल हेल्प द कंपनी इन गाइडिंग इट्स ओन एम्प्लॉय, अपने एम्प्लॉय को भी वो मदद करेंगे ये पैसा देने के बाद। रेफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ फेमा, आप बताइए क्या कंपनी है 10,000 यूएस डॉलर दे सकती है। हमने बोला चेयर क्रिएशन परमिट तो है, पर अमाउंट उसका कितना है, अमाउंट हम बताएंगे। कंपनी की लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर की फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग को जोड़ो, उसका 1% निकालो और 50 लाख यूएस डॉलर से कंपेयर करो, विच एवर इज लेस तक का अमाउंट अलाउड है। तो हमने बोला पहले इन तीनों को ऐड करो। देखो 5 साल के दिए हुए हैं, अच्छी बात है आपने 5 के दे दिए, पर हमें 5 से मतलब ही नहीं, हमें तो पिछले 3 सालों के डाटा से जरूरत है। 3 साल ये हो गए, तो 1,25,000 प्लस 1,10,000 प्लस 95,000, इन तीनों को जोड़ो। तो मैंने बोला सर ये आ गया 3,30,000। 3,30,000 का 1%, सर 1% हो गया 3,300 यूएस डॉलर और 50 लाख यूएस डॉलर विच एवर इज लेस। तो मैंने बोला 3,300, इतना मैथ्स तो हम लोगों ने सैफ सर से सीए फाउंडेशन में पढ़ लिया था, क्या कि 33,000 यूएस डॉलर, 33,000 नहीं, आई एम सॉरी 33,000 नहीं, 3,300 डॉलर आपको अलाउड है। आप कितना करना चाहते हो, 10,000। मैंने बोला सॉरी 3,300 अलाउड है, अगर आपको 10,000 करना है तो फिर आपको यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से पहले प्रायर परमिशन लेनी पड़ेगी। 3,300 तक की परमिशन किसी से नहीं लेनी है, इतना डोनेट करने से पहले किसी की परमिशन नहीं, पर अगर आप इससे ज्यादा करना चाहते हो तो फिर आपको रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से परमिशन लेनी पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 25, मिस्टर प्रवेश इंडियन नेशनल है, वो फॉरेन एक्सचेंज लेना चाहते हैं इतने पर्पस के लिए, 1,40,000 बाहर पढ़ना जाना चाहते हैं। हमने बोला कोई दिक्कत नहीं यार, करंट अकाउंट ट्रांजेक्शन है, $2,50,000 एलआरएस के अंदर इंक्लूड है, आप कर लो कोई दिक्कत नहीं। 10,000 देना चाहते हैं हायरिंग चार्जेस ऑफ ट्रांसपोंडर। मैंने बोला कि यार हायरिंग चार्जेस ऑफ ट्रांसपोंडर के लिए पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेने की जरूरत है। क्वेश्चन नंबर 26, मिस प्रभा अ क्लासिकल डांसर, क्लासिकल डांसर मतलब कल्चरल टूर के लिए पैसे मांगेगी मैडम, ऑफ भरतनाट्यम वांट्स टू गो टू यूएसए फॉर परफॉर्मेंस, यूएसए में जाना है और भरतनाट्यम का परफॉर्मेंस उनको दिखाना है। $50,000 मांग रही है हम लोगों से। हमने बोला $50,000 क्या $1 भी चाहिए तो आपको मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, मिनिस्ट्री ऑफ एचआरडी दैट इज ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट में से परमिशन लेनी पड़ेगी, उसके बाद आपको $50,000 मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 27, मिस्टर रोहन शर्मा एन इंटरनेशनल क्रिकेट प्लेयर, क्या बात है, मिस्टर रोहन शर्मा एक अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट प्लेयर है,
हैज स्टार्टेड इट्स क्रिकेट एकेडमी, उन्होंने खुद की एक क्रिकेट एकेडमी खोली जिसका नाम क्या था, रोहन शर्मा क्रिकेट एकेडमी, अ प्राइवेट कोचिंग क्लब जो कोचिंग देती है क्रिकेट की। द एकेडमी हैज अ क्रिकेट टीम विच पार्टिसिपेट इन क्रिकेट मैचेस ऑल ओवर इंडिया, पूरे इंडिया और आउटसाइड इंडिया भी वो पार्टिसिपेट करती है, उनकी क्रिकेट एकेडमी बहुत अच्छी खेलती है। रोहन शर्मा क्रिकेट एकेडमी इन कोलैबोरेशन विद एमसीए, मेलबर्न क्रिकेट एकेडमी के साथ उन्होंने कोलैबोरेशन किया और एक क्रिकेट इवेंट ऑर्गेनाइज किया ऑस्ट्रेलिया में। क्या बोल रही है, रोहन क्रिकेट एकेडमी इंडिया की और मेलबर्न क्रिकेट एकेडमी ऑस्ट्रेलिया की, दोनों ने कोलैबोरेशन किया और बोला कि चलो आओ दोनों के बीच में एक फ्रेंडली मैच ऑस्ट्रेलिया में ऑर्गेनाइज करवाते हैं मई 2024 और जून 2024 में। इस पर्पस के लिए रोहन क्रिकेट एकेडमी को $2 लाख आपसे चाहिए, क्या आप दे देंगे? हमने बोला कि यार $1 लाख तक की बात होती तो बिना सेंट्रल गवर्नमेंट से पूछे मिल जाती, पर अगर आप $1 लाख से ज्यादा चाहते हैं तो ऐसे केसेस में आपको मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी। और ऐसा नहीं है कि बचे हुए $1 लाख के लिए लेनी है, सिंस आप लिमिट को क्रॉस कर रहे हैं तो पूरे $2 लाख के लिए आपको सेंट्रल गवर्नमेंट से, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट से पहले परमिशन लेनी पड़ेगी, फिर पैसा मिलेगा। Question number 28. University of Oxford, one of the leading institute, in the month of May 24, they are planning a cultural event in UK. Cultural event करना है यूके में, जिसके लिए उन्होंने कनिका त्रिपाठी और उसके ग्रुप को ऑर्गेनाइज किया। कनिका त्रिपाठी बोल रही है कि हमें $75,000 की जरूरत है ताकि हम वहां पे चले जाएं। हमने बोला $75,000 की क्या बात कर रहे हो, $1 भी अगर आपको चाहिए कल्चरल टूर के नाम पे तो पहले आपको मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ HRD से परमिशन लेनी पड़ेगी। ऐसा नहीं कि मना कर देंगे, अलाउ कर देंगे, पर पहले जाके आप हमसे परमिशन लीजिए। क्वेश्चन नंबर 29. मिस्टर विवेक, एन इंडियन सिटीजन वर्किंग इन सिंगापुर फॉर 10 ईयर्स, पिछले 10 सालों से मिस्टर विवेक सिंगापुर में काम कर रहे हैं। ही इज करेंटली होल्डिंग असेट एंड बैंक बैलेंस इन सिंगापुर। ऑफ कोर्स फ्री में काम थोड़ी कर रहे हैं सिंगापुर में, उन्होंने वहां पे पैसा कमाया, घर बनाया और कुछ पैसा उनके बैंक अकाउंट में रखा हुआ है। एंड प्लानिंग टू सेटल डाउन इन इंडिया, अब उनको लग रहा है कि नहीं मेरा भारत महान, चलो सिंगापुर में बहुत पैसा कमा लिया, अब चलते हैं वापस से इंडिया। मिस्टर विवेक सीक योर एडवाइस एज टू वेदर ही कैन होल्ड, ओन, ट्रांसफर और इन्वेस्ट इन फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट और एनी इमूवेबल प्रॉपर्टी सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया एज पर द फेमा। वो उनको डर ये लग रहा है कि अब मैं इंडिया में आऊंगा तो ये जो मेरी असेट्स है इंडिया के बाहर, इनका क्या होगा, आपसे पूछ रहे हैं। तो हमने बोला कि डरने वाली कोई बात नहीं, इसको सेंट्रल गवर्नमेंट सोच चुकी है। सेक्शन नंबर 6 ऑफ फेमा 1999 के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या लिखा है कि अगर किसी पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया ने कोई असेट आउटसाइड इंडिया परचेज की थी, कब, जब वो पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया था, तो वो उस असेट को इंडिया में रहते हुए ओन कर सकता है, होल्ड कर सकता है, ट्रांसफर कर सकता है किसी को भी, और उस पैसे को इंडिया भी ला सकता है, कोई समस्या वाली बात नहीं। सेक्शन नंबर 6 बोलता है कि आप आपकी फॉरेन करेंसी, फॉरेन सिक्योरिटी, इमूवेबल प्रॉपर्टी को होल्ड कर सकते हैं जो आपने कब कमाई थी, जब आप पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया थे। क्वेश्चन नंबर 30. मिस्टर अर्जुन, इंडियन रेसिडेंट, हैड बीन वर्किंग अब्रॉड फॉर पास्ट 10 ईयर्स, पिछले 10 सालों से मिस्टर अर्जुन भी कहाँ रह रहे थे, इंडिया के बाहर। ड्यूरिंग हिज टेन्योर अब्रॉड ही अक्वायर्ड फॉरेन करेंसी एंड हेल्ड इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन सिक्योरिटी। ही आल्सो इनहेरिटेड अ प्रॉपर्टी इन न्यूयॉर्क फ्रॉम लेट ग्रैंडफादर हु वाज अ नॉन रेजिडेंट इन इंडिया। आफ्टर रिटर्निंग पूछ रहे हैं कि क्या होगा, क्या हुआ, मिस्टर अर्जुन है जो कहाँ रहते थे, अमेरिका में पिछले 10 सालों से। इन 10 सालों में उन्होंने पैसा कमाया और एक घर खरीदा और वो घर उनके पास में है अभी। साथ ही साथ उनके दादाजी जो अमेरिका में ही रहते थे, उनकी डेथ हुई और उनके पास जो घर था वो घर भी अब किसके पास आ गया, मिस्टर अर्जुन के पास, उन्होंने उसको इनहेरिट कर लिया। अब मिस्टर अर्जुन बोल रहे हैं कि मेरा भारत महान और मैं भी कहाँ रहूंगा, इंडिया में। आपसे पूछ रहे हैं कि इस एसेट का क्या होगा। हमने बोला सेम अभी जो बात हम लोगों ने मिस्टर विवेक को बोली थी वही आपके ऊपर भी लगती है। सेक्शन नंबर 6 के अंदर आरबीआई ने क्या बोला है, फेमा के एक्ट में क्या बोला है कि a person resident in India can hold assets outside India if he has acquired such asset when he was a person resident outside India। जब आप PRO आए थे उस समय पे आपने जो भी असेट को परचेज करा आप उसे ओन, होल्ड, ट्रांसफर कर सकते हैं जब आप इंडिया में रहते हैं, उससे हमें कोई समस्या वाली बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 31. रुचिका गॉट एन एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन यूके। लो भाई, रुचिका मैडम को यूके, यूनाइटेड किंगडम के अंदर अच्छा काम मिला। शी मूव टू यूके, और वो चली गई यूके और वहां पे रही पिछले 10 सालों तक, बहुत बढ़िया। ड्यूरिंग अ टेन्योर शी परचेज अ स्मॉल फ्लैट, काम किया वहां पे तो उन्होंने एक फ्लैट भी खरीद लिया ताकि वो वहां पे रह सके। आफ्टर रिटर्निंग टू इंडिया, कुछ समय बाद उन्हें भी यही समझ में आया कि इंडिया से अच्छा कुछ नहीं। शी ज्वाइन अनदर IT कंपनी इन इंडिया, और इंडिया में आ गई और वो जो घर खरीदा था उन्होंने यूके में, वो उन्होंने किराए पे चढ़ा दिया। Let out her flat situated in UK. The rental income of UK was deposited by her in the bank account of UK. जो UK में घर था वहां से जो रेंट की कमाई आ रही थी वो उनके UK के ही बैंक अकाउंट में डिपॉजिट हो रही थी। A good amount was accumulated. बहुत सारा पैसा उनके UK वाले अकाउंट में जमा हो गया। And she planned to purchase a second flat in the UK. वो बोल रही है कि एक काम करती हूँ, मैं दूसरा फ्लैट परचेज कर लेती हूँ यूके में, जो पैसा रेंट से आया उसी से।
बेस्ड ऑन द अबव फैक्ट्स, ऊपर की बातों को ध्यान में रखते हुए बताइए वेदर रुचिका कैन परचेज द फर्स्ट फ्लैट इन यूके, वो पहला फ्लैट परचेज कर सकती थी एंड कंटिन्यू टू रिटेन, हमने बोला हाँ सेक्शन नंबर 6 अलाउ करता है कि कोई भी पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया वहां पे असेट परचेज कर सकता है और जब वो इंडिया में आ जाए तो उस असेट को होल्ड भी कर सकता है। सेकेंड क्वेश्चन, वेदर रुचिका कैन परचेज सेकंड फ्लैट इन यूके, क्या वो यूके में सेकंड फ्लैट परचेज कर सकती है, हमने बोला कि हाँ वो सेकंड फ्लैट भी परचेज कर सकती है। हमने क्या बोला था अभी कि आप इंडिया में आ गए, आप आपकी प्रॉपर्टी को होल्ड करते हो वहां पे, उसको मैनेज करते हो, तो वहां के आपको जो पैसा आया उस पैसे को आप फर्दर इन्वेस्ट भी कर सकते हो, उससे हमें कोई समस्या नहीं। ये बात भी सेक्शन नंबर 6 के अंदर लिखी हुई है। ध्यान रहे इसका जो सेकंड पार्ट दिया हुआ है ये सेकंड पार्ट गलत है, इसको आपको ध्यान में नहीं रखना है, यहाँ पे आंसर गलत दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 32, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन का मतलब क्या, हमने बोला करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन का मतलब वो ट्रांजैक्शन जो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं हो, साथ साथ में ये तीन ट्रांजैक्शन को भी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन मानते हैं। पेमेंट ड्यू इन कनेक्शन विद फॉरेन ट्रेड, आपने किसी बाहर से कोई सामान वामान खरीदा, आपको किसी को पैसे देने हैं, किसी से पैसे लेने हैं बिजनेस टर्म्स में, बिजनेस ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस में, उसे भी करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन मानते हैं। पेमेंट ड्यू एज इंटरेस्ट ऑन लोन, कोई इंटरेस्ट आपका लोन चल रहा था, उस लोन के ऊपर आपको इंटरेस्ट पे करना है, वो इंटरेस्ट को भी क्या बोलते हैं, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। रेमिटेंस फॉर लिविंग एक्सपेंस ऑफ पेरेंट, आपके पेरेंट जो है वो इंडिया के बाहर रहते हैं तो उसके लिए आपने अमाउंट रेमिट किया उनको, आपकी फैमिली बाहर रहती है उसको अमाउंट रेमिट किया, उस अमाउंट के रेमिटेंस को भी आप क्या बोलते हैं, करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, वो कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन नहीं होता है। एक्सपेंस इन कनेक्शन विद फॉरेन ट्रेवल एजुकेशन, कोई भी फॉरेन ट्रेवल एजुकेशन मेडिकल केयर आप करते हैं तो उसको भी क्या बोलते हैं कि इट इज अ करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन। देखो लिखा हुआ है क्या, एजुकेशन, इसीलिए मैं इतनी देर से बोल रहा था कि आप इंडिया से बाहर एजुकेशन पर्पस के लिए गए हो, एजुकेशन करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन, और करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन आर परमिटेड अनलेस प्रोहिबिटेड, तो आप एलआरएस के 2.5 लाख रुपए, $2.5 जो है वो यूज कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन का मतलब क्या, तो हमने बोला कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन मतलब वो ट्रांजैक्शन जो ऑल्टर करते हैं एसेट एंड लायबिलिटी इंक्लूडिंग कॉन्टिजेंट लायबिलिटी ऑफ अ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया, और इन विच ऑल्टर द असेट एंड लायबिलिटी इन इंडिया ऑफ अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। इसको तो हम क्वेश्चन के थ्रू डिस्कस भी कर चुके हैं एक दो क्वेश्चंस में। क्वेश्चन नंबर 34, मिस्टर जनक अ पर्सन रेसिडेंट इन पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, क्वेश्चन थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे। मिस्टर जनक है जो क्या है, एक पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है, that is USA has invested in 5 residential property under construction in Mumbai। मिस्टर जनक जो एक PROI है, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है, मिस्टर जनक जो इंडिया की 5 प्रॉपर्टी में इन्वेस्ट करना चाहती है जो मुंबई में लोकेटेड है। ईच प्रॉपर्टी वॉज नेगोशिएटेड एट 1.50 करोड़, 1.5 करोड़ रुपए एक प्रॉपर्टी का प्राइस है। दिस अमाउंट वॉज टू बी पेड इन 2 इंस्टॉलमेंट, 2 इंस्टॉलमेंट में ये 1.5 करोड़ रुपए मिस्टर जनक को पे करने रहेंगे। 50% तो इमीडिएट बेसिस पे बुकिंग करेंगे जब भी देना पड़ेगा, और बैलेंस कब देना है, जब आप पोजीशन लेंगे तब। द अबव ट्रांजैक्शन वाज डन बाय द कंपनी ओन्ड बाय बिल्डर थ्रू 2 ब्रोकर्स फ्रॉम यूएसए ऑन अ कमीशन बेसिस। कंपनी ने ये जो प्रॉपर्टीज हैं ये मिस्टर जनक को बेचने की बात कर ली, और ट्रांजैक्शन हुआ कैसे, बीच में एक एजेंट था, उस एजेंट के थ्रू ये हुआ। क्यों, क्योंकि ये तो कहाँ के रहने वाले, यूएसए में, उनको प्रॉपर्टी खरीदी मुंबई में, तो उनको इस प्रॉपर्टी के बारे में बताया होगा, सारे फीचर्स फीचर्स, और इसके लिए कमीशन भी कंपनी ने पे किया होगा। ठीक है, मिस्टर जनक रेमिटेड 50%, जो बात बोली थी कि 50% देना है उन्होंने वो 50% दे भी दिया। आंसर वेदर फॉलोइंग, वेदर इन्वेस्टमेंट बाय मिस्टर जनक एंड पेमेंट ऑफ कमीशन इज परमिसिबल, क्या मिस्टर जनक ये प्रॉपर्टी परचेज कर सकते हैं, हमने बोला हाँ भाई कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन है, अभी तो पढ़ा। कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शन मतलब ट्रांजैक्शन विच ऑल्टर असेट और लायबिलिटी इन इंडिया ऑफ अ पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया। पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया कौन है, जनक, उन्होंने क्या करी, इंडिया में असेट परचेज करी, हमने बोला कि ये ट्रांजैक्शन तो परमिटेड है, इससे कोई समस्या नहीं। दूसरी बात, क्या उस ट्रांजैक्शन पे कमीशन पे किया जा सकता है, हमने बोला कि हाँ कमीशन भी क्या है, एक करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन है, और करंट अकाउंट ट्रांजैक्शन आर परमिटेड अनलेस प्रोहिबिटेड, तो कंपनी भी जो है वो इसके ऊपर कमीशन भी पे कर सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। हाउ मच मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कमीशन कैन बी पेड, कितना कमीशन दे सकते हैं, हमने बोला ये करी ना तुमने काम की बात, कमीशन कितना पे कर सकते हैं, तो हमने बोला कमीशन उतना पे कर सकते हो कितना, जितना इनवर्ड रेमिटेंस आई हो उसका 5%, जितनी इनवर्ड रेमिटेंस आई हो उसका 5% का अमाउंट, या फिर $25,000 विच एवर इज मोर, इतना अमाउंट आप क्या कर सकते हैं, इतना अमाउंट आप कमीशन के रूप में पे कर सकते हैं। लिमिट अभी 2 मिनट में आपको समझ में आ जाएगी। हाउ मच मैक्सिमम अमाउंट कैन बी पेड, तो मैंने बोला मैक्सिमम अमाउंट अभी निकाल लेते हैं। मैक्सिमम अमाउंट में मैंने सबसे पहले बोला कि इनवर्ड रेमिटेंस का 5% और $25,000 विच एवर इज
लेस। तो इनवर्ड रेमिटेंस कितना है सर? मैं बोल रहा हूं कि इनवर्ड रेमिटेंस है, देखो 1.5 करोड़ का फ्लैट था, ऐसे 5 फ्लैट खरीदे आपने, ऐसे कितने फ्लैट खरीदे? 5 फ्लैट, पर आपने बोला अभी पैसा कितना देना है? सिर्फ 50%। तो इनवर्ड रेमिटेंस अभी कितना हुआ? ओनली 50%। बचा हुआ 50% तो कब होगा? जब पोजीशन होगा तब। ठीक, इसका 5%, इसका 5% निकाल लो। मैं भी निकालता हूं, तुम भी निकालो। ये कैलकुलेटर निकाला, खुल जा भाई खुल जा, ये खुल गया कैलकुलेटर। 1.5 मल्टीप्लाइड बाय 5 प्रॉपर्टीज मल्टीप्लाइड बाय 50% मल्टीप्लाइड बाय 5%, तो ये आ गया सर 2 4 6 7। तो सर ये आ गया, तो ये आ गया सर 18,75,000। कितना आ गया? 18,75,000। मैंने बोला कि सर इतना अमाउंट अलाउड है क्या? हमने बोला हाँ, पर यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ो, हाउ मच मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कमीशन कैन बी पेड टू ईच ब्रोकर। हर ब्रोकर को कितना दे सकते हैं? और यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? कितने ब्रोकर है? 2। तो मैंने बोला टोटल कमीशन इतना अलाउड है, इसको डिवाइड कर दो 2 से। इसको जब डिवाइड किया आपने 2 से, तो आ गया अमाउंट कितना? 93 9,37,000 9,37,500 9,37,500 का कमीशन आप एक ब्रोकर को दे सकते हैं। अगर ये क्वेश्चन आपको थोड़ा सा फास्ट लगाओ तो वीडियो को रोको, एक बार क्वेश्चन अच्छे से पढ़ो। क्वेश्चन अच्छे से पढ़ोगे तो समझ में आ जाएगा कि मैंने कैलकुलेशन किस चीज का किया है। क्वेश्चन नंबर 35, एक्सप्लेन द रूल्स रिलेटिंग टू द रेमिटेंस मेड बाय पर्सन अदर देन इंडिविजुअल। लो भाई, कमीशन देना चाहते हैं रेसिडेंशियल फ्लैट या कमर्शियल प्लॉट के ऊपर। हमने बोला कि दो ना, कोई दिक्कत नहीं है, 5% ऑफ इनवर्ड रेमिटेंस और $25,000 विच एवर इज लेस, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सेकंड, रेमिटेंस फॉर कंसल्टेंसी सर्विस। मैंने बोला कंसल्टेंसी सर्विस के लिए $10 लाख अलाउड होते हैं, $10 लाख आप दे दो, कोई दिक्कत नहीं। तीसरा, रेमिटेंस बाय वे ऑफ रीइंबर्समेंट ऑफ प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस। प्री इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस का कितना रीइंबर्समेंट अलाउड है? तो हमने बोला 5% ऑफ इन्वेस्टमेंट बॉट और $1 लाख विच एवर इज मोर। 5% ऑफ इन्वेस्टमेंट बॉट और $1 लाख विच एवर इज हायर। इतने अमाउंट का आप इतने अमाउंट का आप रीइंबर्समेंट भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, मिस्टर, देखो ये वाला क्वेश्चन तो प्योर वो क्वेश्चन है जिसके अंदर लिमिट आप लोगों को याद होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 36, MGJ, a person resident outside India contemplating to invest his foreign currency fund through equity contribution in Indian company engaged in huge development township project consisting commercial and residential complex in Bangalore। मिस्टर MGJ एक पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया है, वो इंडिया में इन्वेस्ट करना चाहते हैं फॉरेन करेंसी को फंड। कैसे करेंगे? इक्विटी कंट्रीब्यूशन करेंगे एक इंडियन कंपनी के अंदर जो इंगेज है ह्यूज टाउनशिप डेवलपमेंट में, जिसके अंदर कमर्शियल और रेसिडेंशियल कॉम्प्लेक्स हैं बेंगलोर के अंदर। मतलब एक PROI, पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया, एक ऐसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं जो कंपनी डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप में इन्वॉल्व है। एग्जामिन रेफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ फेमा द फीजिबिलिटी ऑफ हिज प्रपोजल। क्या वो ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं? हमने बोला कि यार एक पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया इंडिया के अंदर कुछ ट्रांजैक्शंस में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, जैसे कि वो गैम्बलिंग में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, निधि कंपनी में नहीं कर सकता, चिट फंड के बिजनेस में नहीं कर सकता, रियल स्टेट में भी नहीं कर सकता। डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप तो रियल स्टेट होती है, मैंने बोला कि नहीं, रियल स्टेट में नहीं कर सकता। पर ध्यान रखना, रियल स्टेट के अंदर डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेसिडेंशियल प्लॉट नहीं आते हैं। जब ये नहीं आते हैं इसका मतलब ये रियल स्टेट नहीं है, ये रियल स्टेट नहीं है, और जब रियल स्टेट नहीं है मतलब प्रोहिबिटेड भी नहीं है। वापस से मैं क्या बोल रहा हूं, एक पर्सन रेसिडेंट आउटसाइड इंडिया इतनी चीजों में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता, इतनी चीजों में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। इसी में एक क्या है, रियल स्टेट बिजनेस, कि एक PROI रियल स्टेट बिजनेस में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकता। पर ध्यान रहे, रियल स्टेट के अंदर डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप नहीं आती है। रियल स्टेट शेल नॉट इंक्लूड डेवलपमेंट ऑफ टाउनशिप। ये तो टाउनशिप के डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट है, मतलब ये रियल स्टेट नहीं है। जब ये रियल स्टेट नहीं है मतलब इस लिस्ट में भी नहीं आता, और इस लिस्ट में नहीं आता मतलब प्रोहिबिटेड भी नहीं है। आई होप अब आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा।
क्वेश्चन नंबर 37, रेफरिंग टू द प्रोविजंस ऑफ फेमा स्टेट द काइंड ऑफ अप्रूवल रिक्वायर्ड। कौन सा अप्रूवल लगेगा अगर आप $20,000 इन्वेस्ट करना चाहते हैं ऑन एक्सपोर्ट मेड टूवर्ड इक्विटी इन्वेस्टमेंट। मैंने बोला कि अरे ये तो याद आ गया मुझे, ये वाला ट्रांजेक्शन तो परमिटेड ट्रांजेक्शन ही नहीं होता है। और इसी के साथ हमारे पूरे क्वेश्चन फेमा के जितने भी क्वेश्चंस थे हम लोगों ने सारे क्वेश्चंस को एक एक करके डिस्कस कर लिया। हो सकता है किसी को ऐसा लगा हो कि ये वाला क्वेश्चन बहुत फटाफट डिस्कस हो गया हो या ये वाले क्वेश्चन में सर ने बहुत टाइम ले लिया, तो ये प्योरली आपको इसीलिए लगा है क्योंकि आप लोगों को ये वाला चैप्टर रिवाइज किए हुए थोड़ा सा ज़्यादा समय हो गया है। एक बार चैप्टर को रिवाइज करिए, फिर इस वीडियो के ऊपर वापस से आइए। ध्यान रहे यही वो वाले क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों को आपकी एग्जाम में हेलो बोलते हुए मिलेंगे। तो इनको अगर आपने आज हेलो नहीं बोला तो ये आपको एग्जाम वाले दिन हेलो बोलेंगे और इनका हेलो आपको अच्छा नहीं लगेगा। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। टिल देन बाय बाय।